हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज से हम शुरू करेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य, जिसका इंतज़ार काफ़ी दिनों से मुझे भी था और आपको भी ज़रूर होगा, क्योंकि ये करंट अफेयर के अंदर नेशनल सिनेरियो जो होता है, इस सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारा। मैंने इसको लास्ट में लाने का काम किया क्योंकि मैं एक तरीके से क्रोनोलॉजी में चल रहा था, तो और मैंने इसको स्कैन भी नहीं किया था उस वक्त। तो आइए हम जल्दी से जल्दी इसे ख़त्म कर लेंगे। तो पहला न्यूज हमारा श्रम संहिता वाला है, 2025 के अंदर आया। लेबर लॉ जो लाई थी सरकार ने, तो 21 नवंबर 2025 को भारत सरकार ने 4 श्रम संहिताओं, मजदूरी संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यशर्त संहिता 2020 को लागू करने की घोषणा की। पहले कितना था? 29 था। अब कोडिफाई करके इसको 4 पे ला दिया है। ठीक है, ये सब कुछ इसके श्रम विनियमन को आधुनिक बनाने, श्रमिक सुरक्षा को मजबूत करने तथा एक सरल भविष्य उन्मुख ढांचा तैयार करने का लक्ष्य रखता है। दूसरे राष्ट्रीय ग्राम श्रम आयोग 2002 के अंदर सिफारिशों के आधार पर इन 4 श्रम संहिताओं को अधिनियमित किया गया है, जिसमें अनेक श्रम कानून को 4 कार्यात्मक संहिता में सम्मिलित करने का प्रस्ताव दिया गया। ये एक प्रोबेबल क्वेश्चन है। ठीक है, सीधे आपको एक तरीके से ऑप्शन बनाकर ये दे दिया जाएगा कौन से साल के, मतलब नेशनल श्रम आयोग, लेबर कमीशन 2002। ठीक है, इसके आधार पर ये 4 को कोडिफाई किया गया है, ये ध्यान रखना है। इसमें ज़्यादा हम अंदर नहीं घुसेंगे। ये 4 संहिता है: मजदूरी संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, बस इसका नाम याद रख लें, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य संहिता 2020। इतना ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। इसका कुछ उद्देश्य है ये सब चारों। भारत के श्रम कानूनों में सुधार की आवश्यकता क्यों है, ये हमारे मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हम इसको ध्यान नहीं देंगे। कानूनी ढांचा, पुराने प्रावधान, उच्च अनुपालन बोझ, सीमित श्रमिक कवरेज, कार्य की बदलती प्रकृति, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता, श्रमिक कल्याण में सुधार, रोजगार और औपचारिकता को बढ़ावा देना। ठीक है, फॉर्मलाइजेशन, जैसे कि इनफॉर्मल टाइप ऑफ इकोनॉमी होती है, तो सरकार की कोशिश होती है कि इसको फॉर्मलाइज किया जाए। जैसे कि ठेला वालों के लिए आपने स्कीम देखा होगा, क्यों उनको स्कीम से जोड़ा जा रहा था कि उस इकोनॉमी में उसको मुख्य धारा में लाके फॉर्मलाइज कर सके, टैक्सेशन वगैरह उस पर भी अप्लाई हो सके, क्योंकि बहुत लोग बहुत पैसा भी कमाते हैं लेकिन वो टैक्स नहीं देते हैं। ये कुछ चिंताएं हैं इसके अगेंस्ट में। हड़तालों का, श्रमिकों के बीच जागरूकता का अंतर, संक्रमण के दौरान कार्यबल में व्यवधान। अब हम सीधे SIR पे आते हैं। हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के राष्ट्रव्यापी गहन पुनरीक्षण की घोषणा की, जिसमें 51 करोड़ मतदाता शामिल होंगे, जो 4 नवंबर 2025 से शुरू हुआ है। ठीक है, अंतिम सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। कब शुरू हुआ है? 4 नवंबर 2025 को विदित होगी। इसमें पूर्व भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण, मतलब कि SIR की प्रक्रिया पूरी की है। 30 सितंबर 2025 का प्रकाशित अंतिम बिहार मतदाता सूची में 7.42 करोड़ मतदाता पंजीकृत हैं, जो 24 जून 2025 का दर्ज 7.89 करोड़ की तुलना में लगभग 6% कम है। मसौदा सूची से 65 लाख नाम हटा दिए गए, जिसमें प्रमुख श्रेणियां मृत्यु, प्रवासन और डुप्लीकेशन थी। अंतिम सूची में 21.53 लाख नए मतदाता जोड़े गए हैं, लेकिन इसमें कुछ बहुत सारे जेन्युइन लोग भी हैं, उनका भी नाम इसके अंदर काटा गया था। ठीक है, मुख्य बिंदु इसके देख लें कि त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करना इनका लक्ष्य है। जो भी आपके इलीगल जो होते हैं वो भी वोटर आई कार्ड बनाकर कभी वोट देते हैं, उनका नाम आ जाता है मतदाता वाली लिस्ट में। अब SIR 2 में क्या है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, इन जगहों पर हो गया। महाराष्ट्र को इससे बाहर रखा गया क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार 31 जनवरी 2026 तक स्थानीय चुनाव कराना अनिवार्य है, जो कि हो चुका है। केरल को भी इससे बाहर रखा है क्योंकि स्थानीय चुनाव पर चर्चा भी चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। SIR क्या है? समयबद्ध घर घर जाकर मतदाता सत्यापन प्रक्रिया है, जिसे मतदाता केंद्र स्तर के अधिकारी BLO द्वारा
प्रमुख चुनावों से पूर्व मतदाता सूचियों को अद्यतन और सही करने हेतु संचालित किया जाता है। यह प्रक्रिया नई प्रविष्टियों, विलोपन और संशोधन की अनुमति देकर मतदाता सूची को सटीक, समावेशी तथा त्रुटि रहित बनाती है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21 निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची तैयार करने और संशोधित करने का अधिकार देती है, जिसमें किसी भी समय विशेष पुनरीक्षण कराने जाने का प्रावधान है। आर्टिकल 324 के अनुसार भारत के निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव कराने का पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करने की शक्ति प्रदान करता है। आर्टिकल 326 क्या कहता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी किस में है? आर्टिकल 326 में। ठीक है, जो भी 18 साल से ऊपर है वो मतदान करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2003 और 2004 के अंदर मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया आयोजित की गई थी। बिहार में पिछली मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया वर्ष 2003 में आयोजित की गई थी। तो एसआईआर से अगर कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, एसआईआर के अंदर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो बिहार के अंदर सबसे पहले पूछ लेगा, ये एक जो हो चुका है हाल फिलहाल में, इससे पहले पूछ लेगा कि 2003 में क्या हुआ था, कब हुआ था, तो 2003 में। ये हो सके स्टेटमेंट के तौर पे आ जाए, तो दो चीज़ों को ध्यान में रख लीजिएगा। महाराष्ट्र स्टारलिंक सेवा समझौता क्या? डिजिटल समावेशन, डिजिटल इंक्लूजन। महाराष्ट्र स्टारलिंक कंपनी के साथ समझौता करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि सैटेलाइट इंटरनेट मिलने वाला है देश के अंदर, जब ज़्यादा समय अब रहा नहीं है उसके लिए। सरकारी संस्थानों और ग्रामीण इलाकों में उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। क्या है स्टारलिंक परियोजना? स्पेस एक्स संचालित करती है इसके, जिसे इलन मस्क इसके मालिक हैं। उपग्रह आधारित ब्रॉडबैंड सेवा है सैटेलाइट के आधार पर। ये कहाँ होता है? सबसे पहले यही पूछेगा ये कि यह सेवा पृथ्वी के निचली कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित उपग्रहों के नेटवर्क के माध्यम से दुनिया भर में तेज और विश्वसनीय इंटरनेट प्रदान करती है। पारंपरिक उपग्रह जहां लगभग 37,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर घूमते हैं, वहीं स्टारलिंक के उपग्रह केवल 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर कार्यरत रहते हैं। तो आप समझ सकते हो कि 550 इस पे अगर ये कार्य करते हैं तो इस पे ज़्यादा मुझे लगता है कि अच्छा, इससे डेटा ट्रांसमिशन की देरी, लेटेंसी बहुत कम हो जाती है, लगभग 25 मिलीसेकंड तक। लेकिन मुझे लगता है ये एटमॉस्फेयर में जो होने वाले बदलाव होते हैं उससे ये काफ़ी प्रभावित भी होता होगा। आई एम नॉट pretty sure about it। अब आइए विधानसभा, बिहार विधानसभा चुनाव 2025। नवंबर 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ। एनडीए गठबंधन को कितनी सीटें मिली? 202 सीट मिली। ठीक है, नीतीश कुमार चुने गए, अब बेचारे जा रहे हैं राज्यसभा, जबकि चुनाव में भाजपा सबसे बड़ा दल बनकर उभरा। चुनाव के परिणाम निम्नलिखित हैं। बीजेपी 89, जेडीयू 85, लोजपा 19, हम 5, फिर और कौन सा रालोसपा है क्या ये 4, आरजेडी 25, 6, 3, 1, 5, बेचारे का मात्र 35 सीट ही आया। ये बहुत ही शर्मनाक हार रही है इस बार। डीजीसीए के हवाई सुरक्षा सुधार इंडिगो द्वारा बड़ी संख्या में उड़ानों को रद्द करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। अब हम देख लेते हैं डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस ध्रुवा। हाल ही में डाक विभाग ने डाकघर अधिनियम 2023 में संशोधन का मसौदा जारी किया, जिसका उद्देश्य एक अंतर संचालनीय मानकीकृत एवं उपयोगकर्ता केंद्रित एड्रेसिंग प्रणाली शुरू करना है। इसे डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस कहते हैं, यानी कि ध्रुवा। ये किस चीज़ से रिलेटेड है? पोस्ट डिपार्टमेंट से, डाक विभाग से। डाक विभाग द्वारा विकसित ध्रुव ने राष्ट्रव्यापी डिजिटल एड्रेस, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डीपीआई। डीपीआई क्या होता है? डीपीआई जो होता है ना, आपका आधार सेवा हो गया और भी जो 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 गवर्नमेंट सर्विसेज आपको मिलते हैं उन सब चीज़ों को डीपीआई कहते हैं, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जो भी जहाँ पर हम डिजिटली किसी सेवा का उपभोग करते हैं उसको डीपीआई कहते हैं। इसमें एक मानकीकृत अंतर संचालनीय एवं जियो कोडेड डिजिटल एड्रेसिंग प्रणाली की परिकल्पना की गई है, जो पते की जानकारी की सुरक्षित, सहमति आधारित व निर्बाध साझाकरण का समर्थन करती है। इसके मूल में एड्रेस एज ए सर्विस एसास की अवधारणा है, जो उपयोगकर्ता, सरकारी संस्था एवं निजी क्षेत्र के संगठनों के बीच सुरक्षित एवं कुशल संवाद का समर्थन करने के लिए एड्रेस डेटा प्रबंधन से जुड़ी सेवाओं की श्रृंखला है। भारत में गरीबी घट रही है, ऐसा वर्ल्ड बैंक का कहना है।
रिजर्व बैंक ने भी इसकी पुष्टिकरण की। अब आगे देखते हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगाराजन की अध्यक्षता में गठित समिति की पद्धति पर आधारित इस आकलन रिपोर्ट के अनुसार गरीबी घटाने में बिहार, यूपी, एमपी, उड़ीसा जैसे राज्यों ने बेहतर प्रदर्शन किया। इसमें बिहार का प्रदर्शन सबसे अच्छा। ये प्रोबेबल क्वेश्चन है बीपीएससी के अंदर, स्टेटमेंट बनाकर ये पूछ डालेगा, क्योंकि कुछ अच्छा तो होता नहीं है हमारे बिहार में। कुछ अच्छा हुआ है तो इसको जरूर ये लोग टारगेट कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि क्योंकि इसने न सिर्फ उत्तर भारत के राज्यों बल्कि महाराष्ट्र, गुजरात जैसे विकसित राज्यों के मुकाबले भी बेहतर रहा। इसमें सरकारी योजना नीतियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विदित होगी कई राज्य में ग्रामीण क्षेत्र के मुकाबले शहरी क्षेत्र में गरीबी ज्यादा है, जो इन राज्यों के लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार ने 2001 से 2023 मतलब 22-23 के बीच गरीबी का स्तर जो है 40.1% से घटकर 5.9% हो गया। ये मतलब मजाक है ये, अच्छा खासा। इस रिपोर्ट के अनुसार जो 85.3% की कमी को दर्शाता है। शहरी बिहार में भी गरीबी 50.8 से घटकर 9.1% रह गई है। मतलब गरीबी तो हट गई भारत से, लगता है। बिहार तो इतना गरीब है, फिर भी आंकड़े देखो, सरकारी आंकड़े किस तरीके से बेवकूफ़ बनाते हैं लोग। यह प्रदर्शन मध्य प्रदेश ग्रामीण 78.8% रहा। खैर इतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों का स्तर, बिहार का बस हम लोग देखेंगे, उतना हम आगे नहीं जाएंगे। इसके यूपी की बात करें तो वर्ष 2001 से, अब इसको आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी 4G सेवा क्या है? 27 सितंबर 2025 को बीएसएनएल ने पूरे भारत में अपनी स्वदेशी 4G सेवा लॉन्च की, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। इसका नेटवर्क पूरी तरह से भारत में विकसित तकनीक TCS तेजस नेटवर्क C.DOT पर आधारित है। भविष्य में 5G में अपग्रेड किया जा सकता है। इससे देश भर में गाँव और शहरों में तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी, जो कि संभव नहीं है। मेरे पास भी BSNL का सिम था, मैंने उसको पोर्ट कराकर वोडाफोन आइडिया में किया, क्योंकि वो पेमेंट भी नहीं होता था उससे। 4G नेटवर्क के बारे में, चौथी पीढ़ी की है, 4 जनरेशन है। इसकी शुरुआत 2019 में कहाँ हुई? स्वीडन में। 2016 में हुआ आगमन भारत के अंदर। 5G नेटवर्क के बारे में, 5वीं पीढ़ी है, अधिक हाई स्पीड मोबाइल इंटरनेट सर्विस प्रदान करता है। BSNL का एक सरकारी है, ये 15 सितंबर 2000 को निगमित किया गया था। सेवा तीर्थ और लोक भवन, प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है, प्रधानमंत्री कार्यालय को सेवा तीर्थ के रूप में संदर्भित किया गया। आगे बढ़ते हैं अब सीधा। विदित होगी इसके साथ ही देश के सभी राज्यों के राजभवन को लोक भवन का नाम दिया गया। ठीक है, राजभवन को लोक भवन। सरकार की मान्यता सार्वजनिक स्थान को नाम बदलने के लिए सरकार के अनुसार नागरिक सेवा को प्राधान्यता देना है, जो कि सरासर झूठ है। आगे बढ़ते हैं। केरल भारत का सबसे बुजुर्ग राज्य है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखेंगे। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइग्रेशन डेवलपमेंट और पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने भारत के विभिन्न राज्यों की जनसंख्या से जुड़ी एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में वर्ष 2021 से 2051 तक की जनसांख्यिकी प्रक्षेपण दिए गए हैं। इसमें केरल के आंकड़े विशेष रूप से महत्वपूर्ण, क्योंकि यह राज्य भारत का सबसे बुजुर्ग राज्य बनता जा रहा है। बिहार ओल्डेस्ट, यंगेस्ट, केरल ओल्डेस्ट। हमने कहा 4 पेज हमने देख लिया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये सब उतना नहीं देखेंगे। संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल अनिवार्य था। हाल ही में भारत के दूरसंचार विभाग ने आदेश किया कि 2026 से बेचे जाने वाले सभी स्मार्टफोनों में संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल करना अनिवार्य होगा। यह आदेश वापस ले लिया गया है सरकार के द्वारा। संचार साथी क्या था? ये कोई फ़ोन वगैरह धोखाधड़ी खो गया तो कुछ गलत ना हो इसके लिए, लेकिन इसमें प्राइवेसी का इशू था, इसलिए वापस ले लिया गया। अब बायो रीमेडिएशन क्या है? भारत में बढ़ते औद्योगिकरण, शहरीकरण, ठोस व तरल कचरे के अनियंत्रित निपटान ने पर्यावरण प्रदूषण को गंभीर स्तर पर पहुंचाया। नदियां, मिट्टी, भूजल और वायु को शुद्ध करने के लिए पारंपरिक तकनीकों से आगे बढ़कर टिकाऊ विकल्पों की आवश्यकता है। इस संदर्भ में बायो रीमेडिएशन एक महत्वपूर्ण समाधान के रूप में उभरा है। क्या ये? बायोलॉजिकल तरीके से पर्यावरण को पुनर्स्थापित करना। इसमें बैक्टीरिया, फफूंद, शैवाल, पौधों जैसे सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके प्रदूषक तत्वों को कम हानिकारक या निष्क्रिय पदार्थों में बदल दिया जाएगा। या जीव प्रदूषकों को भोजन के रूप में उपयोग कर उन्हें पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गेनिक जैसे उत्पादों में बदल देंगे। कुछ सूक्ष्म जीव भारी धातुओं को कम खतरनाक रूपों में भी परिवर्तित कर सकता है। सब में 6 समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। उतना हम लोग नहीं इसके अंदर जाएंगे। ताइयाहोम, चुटिया, मोरान, मोटोक, कोच, रागबोंसी, टी ट्राइब, आदिवासी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। राष्ट्रीय ध्वज रिसाइकिल सेंटर, अटल रिसाइकिल सेंटर क्या है?
भारत के पहले राष्ट्रीय ध्वज रिसाइकलिंग सेंटर की स्थापना पानीपत हरियाणा में आईआईटी दिल्ली के अटल सेंटर में की गई। अटल सेंटर आईआईटी दिल्ली राष्ट्रीय तकनीक कपड़ा मिशन के तहत वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से बनाया गया ताकि पुराने और घिसे पीटे तिरंगे झंडों पॉलिस्टर से बने का सम्मानजनक और वैज्ञानिक तरीके से पुनर्चक्रण किया जा सके, उन्हें नए उत्पादों में बदला जा सके, इससे कचरा कम हो और पर्यावरण की सुरक्षा हो। कहाँ किया गया? हरियाणा में पानीपत में आईआईटी दिल्ली के अटल सेंटर में की गई। लद्दाख राज्य जो है राज्य की मांग कर रहा है। 24 सितंबर को यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हुआ। वांगचू जो है जेल में से आज रिहा हुए हैं। आज आई थिंक 15 या 14 मार्च को रिहा हुए थे। वांगचुक के नेतृत्व में आंदोलन 5 वर्षों से चल रहा है। ठीक है, उनका मांग वाजिब है और उन्हें मिलना चाहिए इसका। खैर, अब लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जैसे संगठन 4 सूत्री एजेंडे पर जोर दे रहे हैं। राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची का विस्तार, 6 शेड्यूल में ये मांग रहे हैं। ठीक है, इसमें कल्चरल राइट इंक्लूडेड होता है। 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल का मेन डिफरेंस यही होता है कि इसके अंदर कल्चरल राइट भी इन लोगों को मिलता है 6th शेड्यूल के अंदर। लेह कारगिल के लिए अलग लोकसभा सीट, रोजगार में आरक्षण। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। असम सरकार द्वारा अवैध अप्रवासियों का निष्कासन, एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को मंजूरी प्रदान की या जिलायुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को असम से अवैध प्रवासियों को निकालने के लिए मार्गदर्शन करेगी। ये सब है असम, उनको क्या है प्रोसेस निकालने का। अब जीएसटी 2.0 देख लेते हैं। 22 सितंबर 2025 को भारत के टैक्स सिस्टम में एक ऐतिहासिक बदलाव लागू हुआ, जिसका उद्देश्य टैक्स ढांचे को सरल बनाना, आम नागरिक को राहत प्रदान करना। सरल बनाया गया जिससे रोजमर्रा की वस्तुओं और सेवाओं पर बोझ कम होगा। कई जोड़ी आइटम पर जीएसटी पर शून्य किया गया, जिससे खुदरा कीमतों में कमी आएगी। जीएसटी 2.0 के तहत प्रमुख कर सुधार। जीएसटी 2.0 ने पहले की 4 दरों 5%, 12%, 8% और 28% को सरल बनाकर अब 2 स्लैब कर दिया है, 5% और 18%। 40% क्या है? लग्जरी आइटम के ऊपर। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, अब उतना काफ़ी है हमारे लिए। भारत में जीएसटी सुधारों के तर्क, ये सब कुछ तर्क हैं, ये सब मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। हम प्री के पर्पज से पढ़ेंगे इसे, एग्जाम सामने है। व्यापक कर, आधार विनिर्माण को समर्थन, इसी तरीके ये सब हेडिंग कहलाता है। ठीक है, सब हेडिंग बेस्ड पॉइंट मेंस के अंदर लिखना होता है तो उससे मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी क्या है? जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। 101वां अमेंडमेंट था हमारा। यह एक वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स, जिसने केंद्र और राज्यों द्वारा पहले लगाए जाने वाले कई अप्रत्यक्ष करों को प्रतिस्थापित किया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा गठित केलकर टास्क फोर्स ने भारत के जीएसटी कार्य ढांचे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। केलकर याद रखिएगा, केलकर कमिटी। जीएसटी के पहले क्या था कि केंद्र सरकार के स्तर पर लगाया जाता था एक्साइज, सर्विस, कस्टम ड्यूटी। राज्य सरकार लगाती थी वैट, एंट्री टैक्स, मनोरंजन कर, लग्जरी टैक्स, ईटीसी। अब बस स्टेट जीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी 2 बचे हैं। देखो, इंटीग्रेटेड जीएसटी, यूटी जीएसटी। आगे बढ़ते हैं। कोच राजबोंगसी समुदाय क्या है भाई? असम में कोच राजबोंगसी समुदाय के लिए, अच्छा ये हमने देख लेते हैं हम यहाँ किसको किसको दिया गया था कोच। हाँ देखो, यहाँ पे आपको दे दिया गया है इनको एसटी का स्टेटस। पहले ये एजिटेशन हुआ था, उसी के बारे में है ये। कश्मीर से दिल्ली दैनिक पार्सल ट्रेन सेवा। सितंबर 2025 में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कश्मीर घाटी पर गांव से दिल्ली आदर्श नगर तक दैनिक पार्सल ट्रेन सेवा शुरू करने की घोषणा की। वहां के किसान और कारीगरों के लिए एक आर्थिक और सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण पहल है। सेवा की शुरुआत 12 सितंबर 2025। रूट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बस यहाँ दिया था तो हमने देख लिया। त्रिपुरा, मिजोरम एवं गोवा के बाद हिमाचल प्रदेश भी पूर्ण साक्षर राज्य बन चुका है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया। हिमाचल प्रदेश में साक्षरता दर 99.30% तक पहुंच गई, जो राष्ट्रीय मानक 95% से अधिक, और यह पहाड़ी राज्य छात्र शिक्षक स्टूडेंट टीचर रेशियो के मामले में देश में पहले स्थान पर है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। स्टूडेंट टीचर रेशियो जो है 2086वां अमेंडमेंट कौन था? 2002 था हमारा, उसके तहत जो
RT एक्ट जो 2006 या 9 में लाया गया, उसके तहत कुछ था, स्टूडेंट टीचर रेशियो, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे आप लोग भी सर्च करके, कितना रेशियो बोला जाता है, कितना डिमांडेड है। विदित होगी त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा के बाद हिमाचल प्रदेश पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला चौथा राज्य बन गया है। उल्लेखनीय है कि 24 जून 2024 को लद्दाख को पूर्ण साक्षर होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। लद्दाख जो है पहला यूटी है, ठीक है। पूर्ण साक्षर राज्य कोई आधिकारिक, संवैधानिक या वैधानिक श्रेणी नहीं है। यह स्थिति तब घोषित की जाती है जब किसी राज्य की विशेष सर्वेक्षणों और साक्षरता अभियानों के माध्यम से 100% कार्यात्मक साक्षरता, केवल जनगणना आधारित नहीं, इसको कार्यात्मक साक्षरता कहते हैं, प्राप्त करने का प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुकी जौ समझौता क्या है? मणिपुर सरकार ने हिंसा प्रभावित क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के उद्देश्य से कुकी जौ विद्रोही समूहों के साथ पुनर्निर्धारित नियम व शर्तों के आधार पर एक ऑपरेशन निलंबन, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन समझौते पर हस्ताक्षर किए। 2023 के अंदर मैती और कुकी के बीच हिंसा फैली थी, काफ़ी लोगों का मौत हुआ था, 200 से अधिक मौतें लिखी जाती, लेकिन गांव के गांव वहाँ पर साफ हो गए थे। कई कुकी विद्रोही समूह वर्ष 2008 से ही ऑपरेशन निलंबन समझौते के तहत शांति वार्ता कर रहे हैं। इस समझौते को राज्य में सुलह और स्थायी शांति की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ये सब कुछ महत्व है इस समझौते का, आप खुद से देख लें। नवीन जनगणना के लिए शहरी क्षेत्र की परिभाषा क्या है? हाल ही में भारत के महापंजीय कार्यालय ने घोषणा की है कि वर्ष 2027 की जनगणना में शहरी क्षेत्र के लिए वर्ष 2011 की जनगणना की परिभाषा का उपयोग जारी रहेगा। इसके अतिरिक्त पुरुष श्रमिकों के गैर कृषि कार्यों की गणना करते समय कृषक, कृषि मजदूर और वृक्षारोपण, पशुपालन, वानिकी, मछली पकड़ने, शिकार व संबंधित गतिविधियों में लगे लोगों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। शहरी क्षेत्र की परिभाषा 2011 के जनगणना के अनुसार होगी। किसी बस्ती को शहरी के रूप में वर्गीकृत किया गया है यदि वह निम्न में से कोई एक हो: वैधानिक नगर, किसी राज्य कानून, नगर पालिका, निगम, छावनी बोर्ड, अधिसूचित नगर क्षेत्र द्वारा शहरी घोषित। जनगणना नगर तीनों मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है। जनसंख्या 5000 से अधिक होगी, जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक हो, मुख्य कार्यशील पुरुष जनसंख्या का कम से कम 75% गैर कृषि गतिविधियों में संलग्न हो। मुख्य कार्यशील पुरुष जनसंख्या का कम से कम 75% गैर कृषि गतिविधियों में संलग्न हो। ये इंपॉर्टेंट है आपका एक जनगणना नगर जो है। या तो जनगणना नगर पूरा हो या तो वैधानिक नगर पूरा हो। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख लेंगे। ये एक क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है कि अभी जनगणना होने वाला है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल 121 करोड़ की आबादी में लगभग 83.3 करोड़ भारतीय, लगभग 68.8% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे। 37.7 करोड़ लोग या 31.2% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है। भारत की पहली AI संचालित आंगनवाड़ी कहाँ है भाई? महाराष्ट्र के नागपुर जिले के वडधवना गांव में भारत की पहली AI संचालित आंगनवाड़ी का उद्घाटन किया गया। मिशन बाल भरारी के अंतर्गत शुरू की गई। इसका उद्देश्य यही है डिजिटल डिवाइड को समाप्त करना। वडधमना गांव की यह आंगनवाड़ी AI सक्षम स्मार्ट बोर्ड, वर्चुअल रियलिटी, हैंडसेट, टैबलेट, इंटरैक्टिव डिजिटल कंटेंट की से सुसज्जित है। ठीक, ये सब इनके कुछ। SHG महिलाओं को पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन है? तमिलनाडु है। तमिलनाडु महिला स्वयं सहायता समूह SHG सदस्यों को पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इस पहल का आधिकारिक शुभारंभ उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने ये सब किया। SHG महिला, बस इतना ध्यान रखिए, तमिलनाडु SHG महिलाओं को प्रमाण पत्र, पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य बना है तमिलनाडु। ठीक है, हमने देख लिए कुल मिलाकर 8 पेज, हम इसे जल्दी निपटा देंगे। ठीक है, आज सुबह हो चुके हैं इसको रिकॉर्ड करते हुए, काफ़ी दिनों के बाद मैंने इसको रिकॉर्ड किया है। कल प्रोबेबली इसको 2 पार्ट में हम इसको ख़त्म कर देंगे। आज मैं ज़्यादा इसको लंबा नहीं करूँगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं।